भारत जितनी मजबूती से उभरेगा उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। और दोस्तों, जब आया है चुनाव तो साहब जी भारत देश के बारे में बात करेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद में जनता से नहीं मुलाकात करेंगे। क्योंकि दोस्तों 5 किलो राशन और गैस सिलेंडर का मुद्दा बनाएंगे और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर समोसे का ठेला लगाएंगे। अभी मजा आएगा ना। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं है। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं। A few moments later. वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो आज इसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए विकल्प संकल्प किए। आज मिशन लाइफ जैसे अभियानों के जरिए पूरे विश्व को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल रही है। आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में भी भारत जितनी मजबूती से उभरेगा उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। कि 600 वोट से जीत के आए हुए महाराज जी का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन अगले ही दिन वीर सावरकर बन गए, माफी भी मांग ली। माफीनामे लिखने में और माफीनामे मांगने में भाईचारा कायम कर रहे थे वो। तो भाईचारा मतलब शपथ भी नहीं लिया और पहले चल गए हैं मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए। तो भाजपा में जो मीट खाते हैं उन्होंने दिल्ली से फोन करा दिया होगा बाबा जी को, तो बाबा जी ने अगले ही दिन माफी मांग ली। मतलब भैया 600 वोट से बाबा जी जीत कर आए और 600 वोट से जीत के आने के बाद 640 वोल्ट का करंट लग गया इनको एकदम। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये बात कहना कि उस सीट से असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वो कैंडिडेट जीते हैं, तो ये बात है कि अगर वो एक कैंडिडेट जीत जाते तो क्या आपकी सरकार बन जाती? आप इन सब बातों के बयान से अच्छा है कि आपको इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को इनवाइट करना चाहिए, मायावती जी को इनवाइट करना चाहिए। आप विपक्ष को अगर जोड़ने की बात करते हैं तो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, सबको एक साथ लेकर आना चाहिए और एक साथ चलकर ईवीएम का बहिष्कार करके चुनाव लड़ने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात में कोई दोहराए नहीं है कि 600 वोट से जीत के आए हुए महाराज जी का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन अगले ही दिन वीर सावरकर बन गए, माफी भी मांग ली। माफीनामे लिखने में और माफीनामे मांगने में भाईचारा कायम कर रहे थे वो। तो भाईचारा मतलब शपथ भी नहीं लिया और पहले चल गए हैं मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए। तो भाजपा में जो मीट खाते हैं उन्होंने दिल्ली से फोन करा दिया होगा बाबा जी को, तो बाबा जी ने अगले ही दिन माफी मांग ली। मतलब भैया 600 वोट से बाबा जी जीत कर आए और 600 वोट से जीत के आने के बाद 640 वोल्ट का करंट लग गया इनको एकदम। और ये तो आपने एक वीडियो देखी, इसके बाद में महाराज जी जो हैं वो वहां पहुंच गए पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन में जब इन अधिकारी ने समझाया कि उंगली नीचे करके बात करो, तब इनकी समझ में आई। बाबा जी, आपको एक बात बता दूं कि वो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं और आपसे बेहतर जानते हैं कि उनको क्या कार्य करना और क्या नहीं करना है। और आप एक बात मुझे बताइए, जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को जो गोली मारी गई, आप उनके घर पर तो गए नहीं मिलने के लिए, बताइए ना।
आप जयपुर के हवा महल से, राजस्थान के हवा महल से जीत के आए ना चुनाव, तो एक बात मुझे बताइए, उनका तो घर ही जयपुर के अंदर है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए? आप उनकी अंतिम शव यात्रा में क्यों नहीं गए? बाबा जी, असल में आप लोग सिर्फ ड्रामा दिखाते हैं हिंदुत्व का। जब हिंदुओं को हकीकत में जब खतरा होता है तब आप हिंदुओं के आसपास भी नहीं होते। उधर वो टी राजा कितनी गंदी बयानबाजी कर रहा है, सड़कों पर खड़े होकर गालियां दे रहा है और शर्म ही नहीं है, लोग तालियां बजा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए ना, और जब बाबा जी से एक पत्रकार ने क्वेश्चन करा तो बाबा जी के पास सवाल का जवाब नहीं था, तो समर्थक पीछे से मोदी मोदी मोदी, और अगर ईवीएम ना हो ना तो जनता इनकी तबीयत से धोधी कर देगी, ये याद रखिएगा। मोहित शर्मा, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम अगर जैसे तेलंगाना में जीता कांग्रेस, कर्नाटक में जीती, हिमाचल में, तो वहाँ ईवीएम सही था, यहाँ ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। ये सवाल उनके ऊपर खड़ा हो सकता है, और बिल्कुल जो लोग ये कहते हैं मैं उनके इस क्वेश्चन से बिल्कुल पूर्णतः सहमति दर्ज करता हूं। ये उनके लिए सवाल खड़ा होता है जो कांग्रेस के नेता हैं। जब ये कांग्रेस कर्नाटक जीत गई तब इनको ईवीएम की याद नहीं आई। जब ये कर्नाटक के बाद में और भी तमाम चुनाव जीती तब इन्हें ईवीएम की याद नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग चिल्ला रहे थे कि ईवीएम पे संज्ञान लो संज्ञान लो संज्ञान लो, तब इन्हों से संज्ञान नहीं लिया गया। और अब जब सब विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना था, आज अगर आप तेलंगाना जीते हो, आप इंडिया अलायंस में हो, तो विपक्ष के सब नेताओं को मंच पे बिठाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी गलतियों से भी चुनाव हारी है। जब तक आप हिंदी भाषा के लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे, आप कैसे चुनाव जीतेंगे? बताइए ना आप मुझे। आज सब तो जो है वो ज्यादातर लोग तो साउथ के हैं, हिंदी भाषा का कहीं कोई है ही नहीं, ना कहीं यूपी वाला, ना कोई बिहार वाला, ना मध्य प्रदेश वाला, कहीं कोई है ही नहीं। अच्छा मोहित शर्मा, मुखर होकर आप बोलते हैं, सब लोग आपको सुनता है, क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अनदेखी की गई है, इस वजह से जो टिकट बंटवारे में जिस तरह से कहा गया था कि सबकी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन उस तरह से नहीं मिला, ये वजह हो सकती है? या दलितों और ओबीसी की जो बात की जा रही थी, राहुल गांधी कर रहे थे, उससे टिकट नहीं मिली, ये वजह भी हो सकती है क्या? देखिए, टिकट फैक्टर तो बिल्कुल है। टिकट फैक्टर को हम ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मानते हैं कि टिकट फैक्टर सबसे बड़ी चीज है, कि टिकट गलत तरीके से बटी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ईवीएम से चुनाव जीता गया, ये भी एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जिस मध्य प्रदेश की जनता, मैं मध्य प्रदेश खुद होके आया, मध्य प्रदेश के भोपाल, चंबल, ग्वालियर सब जगह में होकर आया, और वहां की जो पब्लिक की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो पब्लिक का ओपिनियन था, वो यही था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हमें मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना है। तो आप ये समझिए, मुझे पूर्णतः विश्वास था, यकीन था कि मध्य प्रदेश के अंदर तो सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जब इतने बड़े बहुमत के साथ में बीजेपी जीत के आती है, तो मैं खुद अचंभे में पड़ जाता हूं, और तब मेरा जो शक है वो पूर्णतः यकीन में बदल जाता है कि बीजेपी जो चुनाव जीती है वो ईवीएम के दम पर जीती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लोग प्रधानमंत्री का कह रहे हैं कि सब मोदी मैजिक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, और 24 जो है फाइनल हम लोग जीत रहे हैं, सेमीफाइनल हम जीत गए हैं। सर एक काम करिए ना मोदी जी, आपको खुली और ओपन चुनौती है कि जब मोदी मैजिक चल ही रहा है तो ईवीएम को बैन करके आप बिना अपने मैजिक पर चुनाव लड़ लीजिए, बैलेट पेपर से। विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा, विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा, और हम जैसे लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा। और अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव जीत गए तो मैं लिख के देता हूं कि मोहित शर्मा आपके खिलाफ बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। कहाँ बड़े नेता राहुल गांधी खड़गे, कोई भी बयान नहीं दे रहा है ईवीएम पे, कहाँ कोई बोल रहा है? ये देश राहुल गांधी का भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, और मेरा भी है। मेरी बात सुनिए, पार्टी राहुल गांधी और खड़गे जी है, कांग्रेस पार्टी के वो बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उनके अलावा ये देश मेरा है या नहीं है? मेरा ये है या नहीं? सबका देश है ना। तो वो बोले या ना बोले, मैं भारत देश का नागरिक हूं, और भारत देश के नागरिक होने के नाते मैं लगातार सवाल उठाता रहूंगा, चाहे कोई विपक्ष का नेता उन सवालों को उठाए या ना उठाए, चाहे कोई मेरी बात को सुने या ना सुने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनने वाली इस देश की जनता है, और जनता आज नहीं तो कल समझेगी। और मैं इस देश के अंदर लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश में अम्बेडकर साहब को मानता हूं, और उन्होंने सबसे बड़ा हक और अधिकार वोट डालने का दिया है, और उसमें ही अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो मैं सीधी सी बात है ईवीएम पे सवाल उठाता रहूंगा। तो ईवीएम पे सवाल आप उठाते रहेंगे, लेकिन कोई अगर ठोस कोई सबूत कहाँ है ईवीएम को लेकर? सर एक बात मुझे बताइए, हवाई लोग बात हवाई नहीं, जो ईवीएम कभी कब्रिस्तान में मिल रहा है, ईवीएम कभी रोड पर मिल रहा है, और 15,000 शिकायतें जो चुनाव आयोग के जो पोर्टल पर आई हैं, क्या आप उन्हें शिकायतों को नकार देंगे?
बताइए ना आप मुझे, शिकायत कौन करता है? देश का, समाज का एक जागरूक नागरिक करता है शिकायत। एक बात मुझे बताइए, वही तो करता है। तो यानी जो 15,000 जो लोगों ने शिकायत करी है वो एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और उन इंटेलेक्चुअल लोगों ने कुछ ऐसा तो लिखा होगा, लेकिन चुनाव आयोग उन शिकायतों को संज्ञान में ही नहीं ले रहा है। जैसे वो इस देश की जनता को पागल समझता है। चुनाव आयोग वहां डीजीपी को तो सस्पेंड कर रहा है, लेकिन अपने पोर्टल पर शिकायतें नहीं पढ़ रहा। क्यों भाई? तो चुनाव आयोग बंगाल में फेल था, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में फेल था, मतलब जहाँ हर जगह होना चाहिए ना सर। मैंने आपसे क्या कहा? 15,000 शिकायतें आई हैं पोर्टल पर, और कहीं आई थी? बताइए ना आप मुझे, चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता? अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई विभाग है, उस विभाग में अगर शिकायत आएंगी तो आपका काम है ना उन शिकायतों का निपटारा करना। तो 15,000 शिकायतें पोर्टल के ऊपर, क्यों नहीं चेक करते? क्यों नहीं निपटारा करते? पागल है इस देश की जनता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं